18वीं सदी के मध्य बंगाल की राजनीति एक अजीब सी जड़ता में फंस चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर आपसी मतभेद और राजनीतिक कमजोरियों की खबर पूरे भारत में फैल गई। कंपनी के दुश्मनों ने महसूस किया कि यही सही समय है उनकी ताकत को परखने का। दो बड़ी शक्तियों ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। दोनों की राजधानी भारत के दक्षिण में थी। भले ही कंपनी ने उत्तर और पूर्वी भारत में अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था, लेकिन दक्षिण और पश्चिम अभी भी उनके प्रभाव से दूर थे। पहली शक्ति थी मराठा साम्राज्य। लगभग 70 वर्षों से औरंगजेब की मौत के बाद से मराठे भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुके थे। मुगल साम्राज्य के धीरे धीरे बिखरने में उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उनकी ताकत को गहरी चोट पहुंचाई। अहमद शाह दुर्रानी की अफगान सेना ने उन्हें मैदान में घेर कर रसद काटकर और बीमारी व भूख से कमजोर कर दिया। इस हार के बाद भी मराठे समाप्त नहीं हुए, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। दूसरी शक्ति थी मैसूर का राज्य। दक्षिण भारत में उभरती हुई यह शक्ति हैदर अली के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रही थी। एक मामूली सैनिक से शुरू होकर हैदर अली ने अपनी कुशलता, रणनीति और महत्वाकांक्षा से मैसूर की गद्दी हासिल कर ली। उनकी सेना अनुशासित थी, यूरोपीय हथियारों से लैस थी और समुद्री रास्तों से फ्रांसीसी मदद भी मिल रही थी। कंपनी के लिए खतरा यह था कि ये दोनों शक्तियां अलग अलग ही नहीं, बल्कि संभावित रूप से एक दूसरे के सहयोगी भी बन सकती थीं। मराठे उत्तर और पश्चिम में दबाव बना सकते थे, जबकि मैसूर दक्षिण से हमला कर सकता था। ऐसे में बंगाल, जो कंपनी के लिए धन और संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत था, असुरक्षित हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत दिखानी होगी, लेकिन उनके पास एक समस्या थी। बंगाल और कलकत्ता में उनका प्रशासनिक ढांचा अभी पूरी तरह स्थिर नहीं था। राजस्व प्रणाली में अव्यवस्था थी, सेना के कई हिस्से बिखरे हुए थे और स्थानीय रजवाड़ों में कंपनी के खिलाफ असंतोष पनप रहा था। दूसरी ओर मैसूर में हैदर अली अपने शासन को मजबूत कर रहे थे। वे न सिर्फ मराठों से टकरा सकते थे, बल्कि यूरोपीय ताकतों के साथ भी तालमेल बैठा सकते थे। फ्रांसीसियों के साथ उनका सहयोग अंग्रेजों के लिए और भी चिंता का विषय था, क्योंकि प्लासी और वांडीवाश की लड़ाइयों ने पहले ही दिखा दिया था कि यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता भारत की राजनीति को कितना जटिल बना सकती है। इस तरह बंगाल की राजनीतिक जड़ता एक नए युग की सैन्य और कूटनीतिक चुनौती में बदलने लगी थी। कंपनी जानती थी कि अगर उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाए तो दक्षिण से उठता तूफान उनकी नींव हिला देगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में एक नया खिलाड़ी तेजी से उभर रहा था, हैदर अली। हैदर अली कोई जन्मजात राजा नहीं थे। वे मैसूर सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में शामिल हुए, लेकिन अपनी असाधारण रणनीतिक क्षमता और साहस के बल पर धीरे धीरे ऊंचे पदों तक पहुंचे। आखिरकार उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली और मैसूर राज्य को एक सशक्त, केंद्रीकृत और आधुनिक सैन्य ताकत में बदल दिया। हैदर अली की सबसे बड़ी ताकत थी यूरोपीय सैन्य तकनीक और हथियारों का उपयोग। उन्होंने अपनी तोपखाना इकाई को आधुनिक बनाया, घुड़सवार सेना को बेहतर प्रशिक्षण दिया और फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से बंदूकें, तोपें और गोला बारूद तैयार करवाया। उनकी महत्वाकांक्षा केवल अपने राज्य की रक्षा करना नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना था। कंपनी के लिए यह खतरे की घंटी थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा ठिकाना मद्रास, आज का चेन्नई था। यहां से वे समुद्री व्यापार, किलेबंदी और दक्षिणी इलाकों पर नजर रखते थे। हैदर अली जानते थे कि अगर मद्रास पर दबाव बनाया जाए तो अंग्रेजों की दक्षिणी शक्ति कमजोर हो सकती है। इसी दौरान मराठों के साथ हैदर अली के रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। कभी वे सहयोगी बनते तो कभी दुश्मन। मराठों से
समझौते के बाद हैदर ने अपना ध्यान अंग्रेजों की ओर लगाया। वे जानते थे कि बंगाल में कंपनी व्यस्त है और यह दक्षिण में दबाव बनाने का सही समय है। साल 1767 में मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। हैदर अली ने तेज और अप्रत्याशित सैन्य रणनीति अपनाई। उन्होंने अंग्रेजी किलों के पास तक घेराबंदी कर दी और कंपनी को चौंका दिया। उनकी सेना ने कई मौकों पर अंग्रेजी टुकड़ियों को परास्त किया और मद्रास के दरवाजे तक पहुंच गई। अंग्रेज हैरान थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि हैदर उत्तर की तरफ से धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने सीधा समुद्र किनारे के रणनीतिक केंद्रों पर हमला कर दिया। हैदर अली की इस रणनीति ने कंपनी को मजबूर कर दिया कि वे उनके साथ शांति समझौता करें। 1769 की मद्रास संधि में तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और अगर किसी तीसरी शक्ति से खतरा हुआ तो मिलकर सामना करेंगे। लेकिन यह शांति लंबी नहीं चली। हैदर अली को जल्द ही एहसास हो गया कि अंग्रेज भरोसेमंद सहयोगी नहीं है। जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मदद करने से इनकार कर दिया। इस विश्वासघात ने हैदर अली के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गहरी दुश्मनी पैदा कर दी और आने वाले वर्षों में यह दुश्मनी एक बड़े और निर्णायक युद्ध में बदलने वाली थी। मद्रास संधि के टूटने के बाद हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव और तेज हो गया। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू की, वहीं हैदर अली ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की। वे जानते थे कि इस बार युद्ध केवल एक सीमा विवाद या स्थानीय लड़ाई नहीं होगा, ये दक्षिण भारत में सत्ता और प्रभाव के भविष्य का फैसला करेगा। हैदर अली ने अपनी सेना को और आधुनिक बनाया। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ फिर से संपर्क साधा ताकि यूरोपीय हथियार, तोपखाना और प्रशिक्षित अफसर मिल सके। फ्रांसीसी, जो अंग्रेजों के कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे, इस गठबंधन में दिलचस्पी रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर दक्षिण भारत में अंग्रेजों को झटका लगे तो भारत में उनका प्रभाव फिर से बढ़ सकता है। 1780 में हालात उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचे जिसे इतिहास में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। हैदर अली ने तेजी से कूच करते हुए आरकॉट, वेल्लोर और कांचीपुरम जैसे अहम शहरों पर कब्जा किया। उनकी सेना में घुड़सवार दस्ते और रॉकेट तोपखाना जैसी तकनीकें थीं, जो अंग्रेजी सैनिकों के लिए बिल्कुल नई और खतरनाक थी। इस युद्ध का सबसे नाटकीय पल आया कांजीवरम के पास, जब हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मद्रास पर सीधा खतरा मंडराने लगा था। अंग्रेजी प्रशासन में अफरा तफरी फैल गई। कंपनी के अधिकारियों को लगने लगा कि अगर हैदर ने आगे बढ़कर मद्रास पर कब्जा कर लिया तो उनका पूरा दक्षिणी मोर्चा ढह जाएगा। लेकिन युद्ध का पासा धीरे धीरे पलटने लगा। 1782 में हैदर अली बीमार पड़ गए और उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरा। उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र टिप्पू सुल्तान ने गद्दी संभाली और युद्ध जारी रखा। लेकिन नेतृत्व के बदलाव ने मैसूर की रणनीति को प्रभावित किया। टिप्पू सुल्तान ने भी अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। लेकिन 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। ये संधि दोनों पक्षों के लिए बराबरी की शर्तों पर हुई, लेकिन असल में यह केवल एक अस्थायी विराम था। हैदर अली और फिर टिप्पू सुल्तान के साथ हुए ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी को यह सिखा गए कि भारत में उनका विरोध करने वाले नेता केवल तलवार और तोप से नहीं, बल्कि चतुराई, रणनीति और जन समर्थन से भी ताकतवर हो सकते हैं। दक्षिण भारत का यह संघर्ष बंगाल की राजनीतिक जड़ता से शुरू होकर भारत के उपनिवेशी इतिहास में एक लंबे और रक्त रंजित अध्याय में बदल गया। हैदर अली की विरासत एक ऐसे योद्धा की रही जिसने अंग्रेजों को उनकी ताकत के बावजूद चुनौती देने का साहस किया, और ये कहानी आने वाले वर्षों में टिप्पू सुल्तान के हाथों और भी नाटकीय मोड़ लेने वाली थी। सन 1798 यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों पर हलचल मची हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट
जो अभी अभी मिस्र की ओर एक महत्वाकांक्षी सैन्य अभियान के लिए निकला था, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक नया खतरा बन रहा था। उसी समय हिंदुस्तान में एक और व्यक्ति अपना कदम रखने वाला था, जो आने वाले 7 वर्षों में भारत के नक्शे को वैसा ही बदल देगा जैसा नेपोलियन ने यूरोप में किया। 17 मई 1798 हुगली नदी में एक लंबी समुद्री यात्रा के बाद एक भव्य ईस्ट इंडिया मैन जहाज प्रवेश कर रहा था। उसके डेक पर खड़ा यात्री था रिचर्ड मार्क्विस वेलेजली, नया गवर्नर जनरल। उसके साथ उसके छोटे भाई आर्थर भी भारत में नियुक्त थे, वही आर्थर जो आगे चलकर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से यूरोप के इतिहास में अमर हुआ। वेलेजली जब कोलकाता पहुंचा तब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, मद्रास और बंबई में अपनी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। पिछले 4 दशकों में प्लासी से लेकर पूरे प्रायद्वीप को घेरने तक कंपनी का प्रभुत्व लगभग निर्विवाद हो चुका था। लेकिन वेलेजली का मिशन इससे आगे का था। उसका उद्देश्य केवल व्यापारिक लाभ सुरक्षित करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज को स्थायी बनाना था। लंदन से निकलने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रमुख हेनरी डंडस ने वेलेजली को स्पष्ट आदेश दिए थे, भारत में फ्रांसीसी प्रभाव के हर निशान को मिटाना है। 3 बड़े केंद्र थे जहां यह प्रभाव जड़ जमा चुका था। मैसूर के टीपू सुल्तान का दरबार, हैदराबाद के निजाम का राज्य और मराठा संघ के प्रमुख सरदार। इन सब के पास फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेनाएं थीं और इंग्लैंड के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। केप ऑफ गुड होप पर ठहराव के दौरान वेलेजली की मुलाकात हुई मेजर विलियम किर्कपैट्रिक से, जो हैदराबाद और दिल्ली में रेजिडेंट रह चुके थे और फ्रांसीसी भाड़े के सैनिकों की शक्ति को नजदीक से देख चुके थे। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह फ्रांसीसी सेनापति रेमंड के नेतृत्व में हैदराबाद में 14,000 की संगठित, आधुनिक और शक्तिशाली सेना खड़ी हो चुकी है। इसके अलावा मैसूर में टीपू के साथ 500 क्रांतिकारी फ्रांसीसी सलाहकार और सैनिक काम कर रहे थे। उन्होंने तो 1797 में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब भी स्थापित कर लिया था, त्रिवर्ण ध्वज फहराया, लिबर्टी ट्री लगाया और टीपू को फ्रांस का मित्र घोषित किया। वेलेजली के मन में एक डर साफ था, अगर इन फ्रांसीसी टुकड़ियों ने आपस में हाथ मिला लिया तो हैदराबाद, मैसूर और मराठों की संयुक्त शक्ति ब्रिटिश सत्ता को खतरे में डाल सकती थी। और तभी जून 1798 में एक समाचार ने आग में घी का काम किया। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने घोषणा की कि टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ सैन्य गठबंधन करने के लिए तैयार है और बस फ्रांसीसी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि अंग्रेजों को भारत से निकाल सके। अब वेलेजली ने युद्ध का निर्णय ले लिया। पहला लक्ष्य था हैदराबाद से फ्रांसीसी सेना को हटाना। रेमंड की अचानक मृत्यु ने इस योजना को आसान बना दिया। निजाम के साथ गुप्त समझौता हुआ, कंपनी की 6,000 सैनिकों की टुकड़ी हैदराबाद में तैनात होगी और बदले में फ्रांसीसी बल को भंग किया जाएगा। 22 अक्टूबर 1798 की सुबह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने फ्रांसीसी छावनी को चारों ओर से घेर लिया। तोपें ऊंचाई पर तैनात की गईं। बिना एक गोली चले मात्र आधे घंटे में 14,000 की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये वेलेजली की पहली बड़ी जीत थी और साथ ही फ्रांसीसी प्रभाव पर पहला निर्णायक प्रहार। इस सफलता के बाद वेलेजली ने अपनी नजरें अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पर टिकाई, टीपू सुल्तान। उसने टीपू को एक व्यंग्यपूर्ण पत्र लिखा जिसमें नीलसन की बैटल ऑफ द नाइल में मिली जीत की खबर दी गई, यानी मिस्र में फ्रांसीसी बेड़े के विनाश की। टीपू ने मित्रतापूर्ण लहजे में जवाब दिया, लेकिन हकीकत यह थी कि दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुट चुके थे। दिसंबर 1798 तक वेलेजली ने वित्तीय संसाधन जुटा लिए थे। बंगाल के मारवाड़ी बैंकरों और यूरोप से आई धनराशि की मदद से 1 करोड़ रुपए का कोष तैयार हुआ। मराठों और निजाम को भी युद्ध में शामिल करने की कोशिशें हुई, हालांकि मराठा सेना समय पर नहीं पहुंची। जनवरी 1799 में जासूसों ने रिपोर्ट दी कि टीपू ने न केवल निजाम और मराठों से मदद मांगी, बल्कि अफगान शासक जमन शाह को भी लिखा कि भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए सभी मुस्लिम सरदार एक हो। लेकिन अब समय निकल चुका था, टीपू को अकेले लड़ना था।
3 फरवरी 1799 आदेश जारी हुआ। जनरल हैरिस की अगुवाई में सेना मैसूर की ओर बढ़ेगी और सीधे श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी करेगी। 5 मार्च को लगभग 50,000 की संयुक्त सेना हजारों बैलों और लाखों अनुयायियों के साथ मैसूर की सीमा में दाखिल हुई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये विशाल सैन्य जत्था रास्ते में सब कुछ खा पी कर जलाकर किले दर किले अपने कब्जे में लेता गया। मार्च के अंत तक टीपू ने महसूस कर लिया कि अब निर्णायक संघर्ष उसकी राजधानी की दीवारों के नीचे ही होगा। उसने अपनी सेना को श्रीरंगपट्टनम के किले में एकत्र किया, जहां वह एक आखिरी लेकिन पूरी ताकत से भरी लड़ाई की तैयारी में जुट गया। अप्रैल 1799 श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ती ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अब मैसूर के हृदय में प्रवेश कर चुकी थी। जनरल हैरिस के नेतृत्व में 20,000 से अधिक कंपनी के सिपाही, 1,400 ब्रिटिश ग्रेनेडियर, आर्थर वेलेस्ली की कमान में विशेष टुकड़ियां और हैदराबाद की सहयोगी सेना सब एक विशाल सैन्य बल में संगठित थे। साथ में 30,000 भेड़ें, अन्न के भंडार और 1 लाख बैलगाड़ियां। ये युद्ध केवल सैनिकों का नहीं बल्कि संसाधनों और धैर्य का भी था। टीपू सुल्तान ने समझ लिया था कि खुले मैदान में लड़ना उसकी सीमित सेना के लिए आत्मघाती होगा। उसके पास लगभग 37,000 सैनिक थे, जिनमें से कई प्रशिक्षित और अनुभवी थे, लेकिन अंग्रेजी तोपखाने और सहयोगी बलों के सामने संख्या कम थी। इसलिए उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत श्रीरंगपट्टनम का किला को युद्ध का केंद्र बनाया। ये किला कावेरी नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित था और उसकी दीवारें, बुर्ज और तोपें किसी भी हमलावर के लिए कठिन चुनौती थी। मार्च के अंत में हैरिस की सेना बंगलोर के आसपास के किलों पर कब्जा करती हुई आगे बढ़ी। 5 अप्रैल को उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को पहली बार दृष्टि में देखा। अगले दिन आर्थर वेलेस्ली ने बाहरी मोर्चों पर एक रात्रि हमला किया, लेकिन यह असफल रहा और कुछ सिपाही पकड़े गए। 7 अप्रैल को औपचारिक घेराबंदी शुरू हुई। टीपू ने अपने तोपखाने और रॉकेटों से जोरदार जवाब दिया। रात दिन किले से गोले और रॉकेट बरसते रहे। अंग्रेजी खाइयों पर हर बार मरम्मत का काम होता और किले के रक्षक नई तोपें लगाकर पलटवार करते। ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी ने लिखा, दुश्मन हर रात क्षतिग्रस्त परकोटों को ठीक कर लेता और सुबह हम देखते कि एक नया मोर्चा हमारे सामने खड़ा है। फ्रांसीसी सलाहकार भी सक्रिय थे। लगभग 450 की यह टुकड़ी रिपब्लिकन प्रतीकों के साथ लड़ रही थी। 22 अप्रैल को उन्होंने उत्तर किनारे पर अंग्रेजी खाइयों पर धावा बोला और नजदीकी मुकाबले में कई सैनिक मारे गए। लेकिन वेलेस्ली और हैरिस के पास असाधारण भारी तोपखाना था। 18 पाउंडर तोपें दीवारें तोड़ने के लिए और बड़े होविट्जर किले के भीतर आग बरसाने के लिए तैनात थे। अप्रैल के अंत तक उत्तरी और पश्चिमी हिस्से की अधिकतर तोपें खामोश कर दी गई। 3 मई की शाम तक किले की एक दीवार में बड़ा सुराख हो चुका था। अगले दिन हमला तय हुआ। उस सुबह टीपू ने ज्योतिषियों से परामर्श लिया। अशुभ संकेत मिले। उसने पूजा अर्चना कर दान दिया, पर भीतर से समझ रहा था कि अंत निकट है। दोपहर 1 बजे जब अधिकतर मैसूरी सिपाही विश्राम पर थे, जनरल डेविड बेयर्ड ने अपनी सेना को तैयार किया। एक नारा गूंजा, फॉरवर्ड माय लैड्स। लगभग 4000 सैनिक नदी पार कर उस ब्रीच में घुसे। भीषण हाथापाई शुरू हुई। टीपू स्वयं मोर्चे पर पहुंचा और अंतिम दम तक लड़ा। 2 बायोनेट घाव और एक गोली लगने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण से इनकार किया और कहा, क्या तुम पागल हो? चुप रहो। कावेरी के किनारे पानी दरवाजे के पास उसने लायन ऑफ गॉड बटालियन के साथ आखिरी मोर्चा लिया। एक ब्रिटिश सैनिक ने उसकी कमर पर सोने का बकल पकड़ने की कोशिश की तो उसने तलवार से वार किया। उसी क्षण एक अन्य सैनिक ने 5 से गोली मार दी और 32 वर्षों तक अंग्रेजों से जूझने वाला शेर ए मैसूर गिर पड़ा। शाम होते होते किला कंपनी के कब्जे में था। ब्रिटिश अधिकारियों ने लैंप की रोशनी में शवों के ढेर में टीपू का शरीर ढूंढा। चेहरा शांत, पर चारों ओर विनाश। उस रात शहर पर लूट, हिंसा और बलात्कार की अराजकता छा गई। आर्थर वेलेस्ली को अगले दिन
फांसी और कोड़े जैसी कठोर सजाओं से व्यवस्था बहाल करनी पड़ी। 4:30 शाम टीपू का जनाजा उसके पिता हैदर अली की मजार लाल बाग ले जाया गया। हजारों लोग, हिंदू और मुसलमान, सड़कों पर बिछे हुए थे, रोते बिलखते हुए। ब्रिटिश भी हैरान थे, जिसे उन्होंने एक क्रूर तानाशाह बताया था, वह अपने लोगों में इतना प्रिय कैसे था। उन्होंने देखा राज्य संपन्न था, लोग मेहनती और किले के अंदर हिंदू मंदिर और मूर्तियां अक्षुण्ण थीं। राजनीतिक समझौते में मैसूर के बड़े हिस्से कंपनी और निजाम में बांटे गए और शेष छोटा इलाका वाडियार वंश को सौंपा गया। 5 वर्ष का एक बालक जो अस्तबल में रह रहा था, राजा घोषित किया गया और ब्रिटिश निगरानी में राज्य चलाने लगा। श्रीरंगपट्टनम का वैभव समाप्त हो चुका था। आज वहां बकरियां चरती हैं और केवल किले की दीवारें उस गौरवशाली प्रतिरोध की गवाही देती हैं, प्रतिरोध जिसका प्रतीक था टीपू सुल्तान।